कुछ बच्चों के इसमें थोड़ा सा डाउट रहा है, तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बार फिर से करते हैं। देखो, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने से पहले में CFT की थोड़ी सी थ्योरी समझनी पड़ेगी। CFT क्या होती है आपके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि आपका जो d ऑर्बिटल है उसमें 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, उपकक्षक होते हैं, और जैसे ही कोई लिगेंड आएगा, लिगेंड के आने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने से कुछ कक्षक तो हाई एनर्जी को गेन करेंगे और कुछ लो एनर्जी को गेन करके नीचे चले जाएंगे। दैट मीन्स कुछ एनर्जी को गेन करके ऊपर और कुछ एनर्जी को एक्सर्ट करके निकाल करके नीचे आ जाएंगे। अब इससे ऊपर और नीचे से होगा क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ पर तुम्हारा कोई एक, बाई चांस मैंने माना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने इसको T2G, 3 वाले को T2G बोलते हैं और 2 वाले को EG बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर कोई एक एनर्जी मिलेगी बाहर से, एनर्जी मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सब ऑर्बिटल में चला जाता है, EG के अंदर। अब फिर से क्या होता है, क्योंकि देखो कोई भी ऑर्बिटल अपने ही जगह स्टेबल होता है ना, कोई भी हो, अगर वो वहीं स्टेबल है जहाँ वो रह सकता है ना। लाइक जैसे अगर एक्वेटिक एनिमल्स है तो वो जल में रहेंगे, है ना, उड़ने वाले हैं तो वो वहीं सेफ है, और जो स्थल वाले हैं वो स्थल पर ही सेफ है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये बस यहीं सेफ है, इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली थी, बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से ऊपर तो चला गया, पर ये वापस चाहता है कि अपने जगह आ जाए। तो वापस जब अपनी जगह वापस आएगा तो एक एनर्जी को ये बाहर निकालेगा। मैं कह रहा हूं कि जिस एनर्जी की लाइट पड़ेगी उस एनर्जी की लाइट आपको उसमें नजर नहीं आएगी। लाइक मैंने बोला कि यहां रेड एनर्जी की लाइट से इलेक्ट्रॉन ने लिया था और इलेक्ट्रॉन लेकर के ऊपर गया EG कक्षक में, और EG से जब वापस नीचे आया तो उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, एक्सक्रिएशन किया। और जब ऊर्जा का उसने उत्सर्जन किया तो उत्सर्जन करने में क्या होगा, कौन सी वेवलेंथ उसने उत्सर्जित की है, कंफर्म होगा कि सर रेड तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर रेड करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसने ऊपर जाने में लगाई, तो एनर्जी के वैल्यू में क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। तो अब हम बात क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लीमेंट्री कलर को पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर, हिंदी में जिसे संपूरक कलर कहा जाता है, संपूरक रंग। संपूरक रंग को अब याद करने का एक तरीका है, आपने विबग्योर पढ़ा हुआ है, बेनिआह पिनाला, जैसे हिंदी में ऐसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है विबग्योर। देखो इसमें हल्का सा हमें चेंज करना है कि P भी एक्स्ट्रा लिखना है, विबग्योर तो R तक था। अब क्या करना है, देखो B और G को मिलाकर के BG बनाना है बीच में, और Y और O को बीच में मिलाकर के यो बना देना। अब इसमें से ये जो पहले वाले कलर है यहाँ तक कौन कौन से कलर सर, वॉयलेट हुआ, इंडिगो हुआ, ब्लू हुआ, ब्लू ग्रीन के बीच का कलर हुआ, ग्रीन कलर हुआ, और यहाँ पर है येलो, येलो ऑरेंज के बीच का कलर, ऑरेंज, रेड, और आपके है पर्पल। ठीक है, अब क्या होगा, बाई चांस मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन ने ये वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्व की, वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्व की कहाँ पर, T2G के अंदर, और वो गया कहाँ है, मैं कहूँगा वो गया EG के अंदर। अब वो फिर से जब आएगा, फिर से जब वो T2G के अंदर आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को निकालेगा। अब जो एनर्जी को वो निकाल रहा, तो कौन सी एनर्जी को निकालेगा, मैं कहूँगा इसके संपूरक कलर को निकालेगा। लाइक अगर इस पे वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्व हुई हो, है ना, वॉयलेट कलर की लाइट को आपने इस पे डाला है, तो ये कुछ कलर को एब्जॉर्व करेगा, कुछ लाइट को, कुछ लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट कलर कौन सा करेगा, येलो। तो लाइट डाली हमने, वॉयलेट थी, मिली कौन सी है, येलो, पीले कलर की लाइट आपको देखने को मिलेगी। लाइक जैसे इसका एग्जांपल मैं मान सकता हूँ FeCl3, जैसे FeCl3 तो रहने देते हैं, कोई भी ऐसे मान लो ये FeCN4 है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लाल का, सॉरी बैंगनी कलर का ना, वॉयलेट कलर का है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसने कौन से कलर की लाइट को एब्जॉर्व किया था, कौन से कलर की लाइट को, तो मैं कहूँगा इस पे ये वाली लाइट की इस पे गिरी हुई थी,
और कुछ इसने एनर्जी को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इसने कौन सा कलर दिखाया, वॉयलेट। अगर मैं बोलता इसका कलर येलो है तो मैं कह देता इस पे लाइट जो गिरने वाली लाइट है वो कहीं ना कहीं बैंगनी कलर की होगी, आपके वॉयलेट कलर की होगी। ऐसे ही मैं कहता हूं कि ये एक दूसरे के संपूरक कलर है, ये ब्लू ऑरेंज का संपूरक कलर है, ऑरेंज ब्लू का, ब्लू ग्रीन रेड का है, और रेड से ब्लू ग्रीन के बीच का कलर मिलेगा। ऐसे ग्रीन से तुम्हें पर्पल और पर्पल से तुम्हें वापस ग्रीन कलर मिलने लगेगा। तो यहाँ तक एक बार हमने हल्का सा समझा हुआ है कि ये जो थ्योरी है वो थ्योरी समझा दी आपकी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें डी ट्रांजिशन होने की वजह से डी कक्षा का इलेक्ट्रॉन डी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में जंप करने की वजह से जो कलर सीन हो रहा है उस कलर को हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। एक बार आप इसे देखो आराम से, फिर मैं इसे इरेज कर देता हूं। एनर्जी आउटर सोर्स से एनर्जी मिलेगी। वो कलर की लाइट हम नहीं डाल रहे, कलर की लाइट बाहर से गिर रही है, सनलाइट से ही। सनलाइट से वो कुछ कलर की लाइट को एब्जॉर्व करेगा। अब कौन सी विजिबल लाइट को उसने एब्जॉर्व किया है वो उस पर डिपेंड करता है। लाइक जैसे अभी तुम्हारा जो ये है CuSO4.5H2, है ना, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं वैसे। अब अगर इसका कलर ब्लू है तो मुझे बताओ कौन से कलर की लाइट इस पे इमिट हुई होगी, कौन से कलर की लाइट इस पे पड़ी होगी। तो फिर से वही है ना, वेब की ओर देख लो। छोटा कैसे हो गया। तो मैं कह रहा हूं इसका कलर ब्लू है, इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू है, तो कंफर्म हो गया कि ये वाली जो लाइट है, लाइक ये वाला कलर इसका है, ये वाला कलर इसका है, ठीक है, और ब्लू किसका है, ऑरेंज का। देयर मीन्स इस पे ऑरेंज कलर की लाइट को इसने अवशोषित किया होगा। अवशोषित करने के बाद जब जिस कलर की लाइट को ये दिखा रहा है वो ब्लू दिखाएगा। ऑरेंज कलर की लाइट गिरने की वजह से इसने कौन सा कलर दिखाया, ब्लू। ऐसे ही तुम्हारे एक और आता है फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे मोहर सॉल्ट बोलते हो, उसमें तुम्हारे फेरस सल्फेट यूज होता है FeSO4.5H2O, इसे बोला जाता है ग्रीन विट्रोल। सर अगर यहाँ से वाटर निकाल दे तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से वाटर निकाल दूँ, लाइक जैसे अगर मैंने बात की CuSO4 की बात करूँ या मैं बात करूँ FeSO4 की, तो मैं कहूँगा ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्यों होते हैं, रंगहीन होने का रीज़न है कि देखो इनका जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट ही नहीं हुआ, डी ऑर्बिटल टूटा ही नहीं। सर क्यों नहीं टूटा, क्योंकि लिगेंड आया ही नहीं। लिगेंड जब आएगा तो लिगेंड और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, उस रिपल्सन की वजह से तुम्हारे ऑर्बिटल ब्रेक होते हैं और सब ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। अगर सब ऑर्बिटल बना ही नहीं तो मुझे बताओ डी ट्रांजिशन होगा, नहीं हो पाएगा। अगर डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर शो नहीं होगा, ठीक है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है CuSO4.5H2O इज ब्लू कलर्ड बट CuSO4 इज नॉट, वाई, बिकॉज लिगेंड इज एब्सेंट। यहाँ पर जो तुम्हारा ये 5H2O है ये लिगेंड ही है। जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर दिया, ये जो लिगेंड था तुम्हारा वाटर वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया, वहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही आपका लिगेंड बाहर निकल गया, अब डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता। डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो तुम्हारा कलर शो कभी भी नहीं होगा। हाँ, और विकास, ठीक है इतना। हाँ, अब हम आज बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर के आगे वाला टॉपिक आइसोमेरिज्म, जिसे हिंदी में समावयवता कहते हैं। देखो समावयवता कौन सा नियम, N+L का नियम, ठीक है। देखो एक जनरल छोटा सा आपका आइडिया दे देता हूँ, N+L का रूल। N+L रूल सर कहाँ काम आता है, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम में आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनने में काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
भरने में काम में आता है आपका n+l रूल। ठीक है सर, होता क्या n+l रूल में? देखो इसमें दो वैल्यू होती है, एक तो होता है n वैल्यू। n क्या होती है? जो किसी भी एटम के आगे लिखा हुआ होता है वही उसका n होता है। लाइक जैसे मैंने लिखा 4s तो n कितना है 4। लाइक मैंने लिखा 3d तो n कितना हुआ 3। लाइक मैंने लिखा 5p तो n कितना हुआ 5। किसी भी ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वही उसका वैल्यू क्या होती है n। सर l क्या होता है? l की वैल्यू फिक्स है, l की वैल्यू आपके फिक्स होती है। l की वैल्यू मैं कहूँगा s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। इससे आगे हमें नहीं चाहिए होता तो हम यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू फिक्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि जिसकी n+l की वैल्यू कम आएगी, जिसके n+l की वैल्यू कम होगी उसे पहले फिल करोगे, उसे पहले भरोगे। जैसे भरा हुआ है हमने, लाइक जैसे मैं स्कैंडियम का भरता हूँ, स्कैंडियम आता है तुम्हारे 21 पर, है ना। आर्गन तक मैं ऐसे ही फिल कर देता हूँ। आर्गन के बाद में बताता हूँ कि आर्गन के बाद में आज तक आपने लिखा होगा 3d और 4s। अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर 4s को पहले भरें या 3d को, तो इसका आंसर देता है आपका n+l रूल के पहले भरना किसको है। ठीक है, तो अब देखो मैं n+l रूल के अकॉर्डिंग n कितना हो जाएगा, जो आगे लिखा हुआ वही। अब l कितना होगा, d का 2 होता है तो 2, वैल्यू कितनी आई 5। दूसरे के लिए 4s के लिए निकालता हूँ 4, s की वैल्यू कितनी है 0, 0 ऐड किया कितना आएगा 4। अब कम क्या है, 4 कम है या 5? वैल्यू 4 की कम है। 4 की कम होने की वजह से मैं कहूँगा कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन 18 कंप्लीट हो गए थे, 18 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे करने 21, तो मैं क्या करूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दूंगा, 18 और 2 20, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ये मैंने अब दिया है डी के अंदर। देखने में लग रहा है कि डी पहले फील होना चाहिए था, पर नहीं, डी पहले फील नहीं होता। पहले फील कौन होता है, 4s होता है। यही रूल है आपका n+l रूल। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील करने के लिए हम n+l का रूल को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे छोटे से टॉपिक में, जो है आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म, है ना, बचपन में आराम से पढ़ा हुआ है। समवायवता किसे कहते हैं? वे परमाणु या अणु या यौगिक, यौगिक बोल लेते हैं, वे यौगिक जिनका मूलानुपाती सूत्र तो समान हो पर उनके, है ना, जिनका अणु सूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर आर दोज दे आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई चेंज होगा, उस चेंज की वजह से हम कहेंगे कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग प्रकार का बिहेव दिखाएंगे, जिसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म हमें डिटेल में थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी इतनी ज़्यादा, हम तो कहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। पहली होती है स्ट्रक्चरल, संरचना समावेवी, और दूसरी होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ पार्ट है हमारे। फर्स्ट है आयोनिक आइसोमेरिज्म, दूसरी आपकी आ जाती है हाइड्रेट, सेकंड आपकी कौन सी आ जाएगी, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड आपकी आइसोमेरिज्म आती है जिसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ जो आपके लास्ट आइसोमेरिज्म है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जितने इजी इनके नेम है उतनी ही इजी आइसोमेरिज्म है ना। आयोनिक, हाइड्रेट, अब आयोनिक को बोलते हैं आयनिक समावयवता, हिंदी में से बोलेंगे आयनिक समावयवता। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, हाइड्रेट ही बोलो इसे, हाइड्रेट समावयवता। तीसरा, थर्ड है लिंकेज, संधि, संधि या बंधन समावयवता, संधि या बंधन समावयवता। और लास्ट आपके जो वर्ड है वो है कोऑर्डिनेशन यानी सहसंयोजक समावयवता।
उपसहसंयोजक होगा, सॉरी, उपसहसंयोजक समावयवता। एक बार इनके नाम आपको कंफर्म याद होने चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, है ना, ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दूसरी होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमर, त्रिविम समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमर। प्रकाशिक, ये तो देखो आपके ज्यामितीय समावयवता, ये प्रकाशिक समावयवता, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को बोला जाता है त्रिविम समावयवता, समावयवता। इसमें क्या होगा? इसमें कहीं ना कहीं तुम्हें स्ट्रक्चर में चेंज मिलेगा। कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर तुम्हें कहीं चेंज मिल रहा है तो वो तुम्हारे आइसोमेरिज्म हो जाएगी स्ट्रक्चरल। और अगर कहीं तुम्हारे उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है ना, चेंज का मीन ऐसे नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर में सेम होता है। मैं कह रहा हूँ कि उसमें आयन डिफरेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ अलग चीज़ होगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ा हुआ आपने। ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस पढ़ते आए हो बचपन से। ऑप्टिकल आइसोमर में डी और एल पढ़ते आए हो कि कोई तो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट मूव करवा देगा, है ना, वामावर्त, और कोई मूव करवा देता है दक्षिणावर्त, हिंदी के अंदर जिसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी। तो आज हमें बस यही करना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, वो हम शायद कल तक करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा वो है आयनिक आइसोमेरिज्म। सर आयनिक आइसोमेरिज्म क्या होती है? जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है, जिसमें आयन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला Pt NH3 का होल 4 या होल 2 ही कर लेता हूँ, Cl2 डॉट SO4। अब इस आइसोमेरिज्म में होगा क्या? ये दो तरह की होगी। तो मैं कह सकता हूँ एक तो बनेगा Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 SO4 बाहर, ठीक है, और दूसरा Pt NH3 का होल ट्वाइस SO4 Cl2। सर इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस ओनली एंड ओनली ये है कि एक बार तो सल्फर अंदर आया है, एक बार क्लोरीन अंदर आया है। दैट मीन्स क्या होगा? कहीं ना कहीं आयंस का एक्सचेंज होगा, ये अपने आयंस को बदलेंगे, है ना। एक में तो सल्फेट तुम्हारा आयन है, एक में तुम्हारा क्लोराइड आयन है। सर अगर कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना तो क्या करेंगे? याद रखना, देखो तुमने 12th क्लास में लैब में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि जो आपका सल्फेट आयन है, देखो जब कोई कोऑर्डिनेट ब्रेक होता है तो दो में ब्रेक होता है, एक तो आयनिक स्फीयर में ब्रेक होता है और एक कोऑर्डिनेट स्फीयर में ब्रेक होता है। तो मैं कहूँगा कोऑर्डिनेट स्फीयर तो ऐसा कैसा रहेगा? Pt इस पर जितना चार्ज आना, बाई चांस मैंने मान लिया इस पर चार्ज -2 मान रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ SO4 पे दैट मीन्स दो ही चार्ज बने। अब अगर यहाँ सल्फेट आयन कन्फर्म है तो मैं सल्फेट आयन का कन्फर्मेटिव टेस्ट लगा सकता हूँ। कन्फर्मेटिव टेस्ट लगाने के लिए मैं इसकी रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करवा दूंगा, BaCl2। तो क्या होगा? यहाँ पर तुम्हें व्हाइट PPT मिलेगी। अगर व्हाइट PPT मिलती है बेरियम क्लोराइड डालने पर, तब तुम्हारा कंफर्म होता है कि वो सल्फेट आयन बाहर की तरफ है। तो कैसे होगी रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पर व्हाइट PPT बनने का रीजन है BaSO4। और कंफर्म पता है कि सर ये देखो फ्री पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ तो आसानी से रिएक्शन कर लेगा, बल्कि ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर अंदर आपके जो लिगेंड है, उन लिगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर यही रिएक्शन में बेरियम क्लोराइड का टेस्ट इसके लिए लगाना चाहूँ, BaCl2 के लिए, तो टेस्ट नहीं लगेगा। तो ये वाला टेस्ट क्या बताता है? ये वाला टेस्ट जनरली ये बताता है कि एक में तो सल्फेट आयन है और दूसरे में कौन है? क्लोराइड आयन है। क्योंकि हमें पता है या तो क्लोराइड बाहर जा सकता है या सल्फाइड बाहर जा सकता है। सल्फेट बाहर है तभी उसने कन्फर्मेटिव टेस्ट दे दिया, और क्लोरीन बाहर हुआ तो उसने कन्फर्मेटिव टेस्ट नहीं दिया। दूसरा हम इसका जस्ट अपोजिट टेस्ट भी लगा सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये टेस्ट हम क्लोरीन के लिए लगा दें। तो मैं ऊपर अब क्लोरीन के लिए लगाने जा रहा हूँ, नीचे मैंने सल्फेट के लिए लगाया हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी रिएक्शन अगर मैं AgBr के साथ करवाऊँ, AgBr के साथ करवाऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। बट अगर इसी की रिएक्शन मैंने AgBr के साथ करवा दी तो AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, जो इस सिल्वर से इस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब ये भी व्हाइट PPT है, ये भी क्या बनाएगा? व्हाइट PPT। दैट मीन्स हम कन्फर्मेटिव टेस्ट दो लगा सकते हैं। आयनिक आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं? सिर्फ आपके आयन का एक्सचेंज होता है,
आपके आयन का एक्सचेंज अगर जहाँ कहीं पर भी हो रहा है तो वो आपकी आयनिक आइसोमेरिज्म हो जाएगी। पहले आइसोमेरिज्म कंप्लीट है, एक बार आप इसे लिख लो। सेकंड आइसोमेरिज्म है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा होगा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होता है। लाइक मैंने एक एग्जांपल ले लिया, PT NH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस, यहाँ मैंने ले लिया Cl2। ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये तुम्हारा वाटर मॉलिक्यूल अगर बाहर एक्सचेंज हो रहा है, ये आयनिक स्पेयर नहीं है, आयन नहीं है, ये कैसा है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो आयन का फॉर्मेशन करेगा नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ ऐसा एक्सचेंज हो जाए, PT NH3 का होल 4 H2O Cl अंदर आ जाए और एक H2O मॉलिक्यूल आपका बाहर चला जाए, तो इस आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, आपका एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर चला गया, जो पहले लिगेंड था अब वो लिगेंड नहीं रहा। तो इस वाले आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दूसरी आइसोमेरिज्म बहुत इजी है, हाइड्रेट वाली। मेरे अकॉर्डिंग ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हाइड्रेट के बाद में हम आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। थर्ड जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, बंधन समावयवता। देखो ये बंधन समावयवता हमेशा याद रखना, उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो एम्फीडेंटल लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटल लिगेंड, एम्बीडेंटल लिगेंड। एम्बीडेंटल लिगेंड को हिंदी में क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड, है ना। तो उभय दंतुक वर्ड यूज कर देता हूँ बस, उभय दंतुक, अर्थात ऐसे जिनके पास दांत तो दो हैं पर खा एक बार में एक ही सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे जिनके पास डोनेटिंग साइड तो दो है, लाइक दिस इज साइनाइड। इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अटैक कार्बन भी कर सकता है, अटैक नाइट्रोजन भी कर सकता है। अब कौन अटैक करेगा, लाइक जैसे नाइट्रो ग्रुप हुआ NO2, उसमें नाइट्रोजन अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। जैसे HCN सल्फर अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन अटैक कर सकता है। तो ऐसे जो तुम्हारे एम्बीडेंटल लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास डोनेटिंग साइड तो दो होती है पर एक टाइम पर एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं, उनको हम रखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म में। सर एग्जांपल लाइक जैसे PT प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस CN ट्वाइस, बस ये रहा, छोड़ देते हैं एक बार के लिए इतने। अब देखो मैंने बोला यहाँ साइनाइड नहीं, यहाँ बॉन्डिंग की हुई, क्यों सर, क्योंकि मैंने साइनाइड को आगे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ साइनाइड बॉन्डिंग नहीं करता तो मैं लिखता PT NH3 का होल ट्वाइस NC का होल। अब यहाँ बॉन्डिंग किसने कर ली, नाइट्रोजन ने, तो ये साइनाइड है और ये क्या है, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ हम यूज करते हैं साइनो, तो इसके लिए क्या करेंगे, आइसोसाइनो। इनका नेम लिखना तो आपको आराम से आता ही है, क्योंकि नेम अगर डिफरेंट आ रहा है किसी का अगर लिखने में नेम डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स वो कन्फर्म हो आइसोमर है। अगर इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो एक और एग्जांपल हमारे पास PT NH3 का होल ट्वाइस NO2 ले लेता हूँ। अब इसमें तो साफ साफ नजर आएगा दूसरा कौन है, PT NH3 का होल ट्वाइस ONO। अब देखो ONO का मीन है कि बॉन्डिंग किसने कर रखी है, ऑक्सीजन ने। अगर बॉन्डिंग ऑक्सीजन ने कर रखी है तो दैट मीन्स ये कंफर्म हो गया, ये वाला लिगेंड कौन सा हो जाएगा आपका, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमेशा उनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है जहाँ पर ऐसे लिगेंड हो जिनकी डेंसिटी एक से ज़्यादा हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं कौन कौन से आते हैं। तो तीनों आइसोमेरिज्म हो गई, एक और रही है अभी, कौन सी रही, हाँ, उपसह संयोजक आइसोमेरिज्म। उपसह संयोजक आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म उनमें होती हैं जिनमें आपके पास जैसे PT NH3 का होल 4 और PT
CN का होल 4। अब मैं क्या कहूँगा, इनमें जो लिगेंड है वो एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म दैट मींस जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता कौन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका लिगेंड बनाता है। दैट मींस मैं अगर कहूँ आपका लिगेंड ही एक्सचेंज हो जाए तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसका आपका लिगेंड क्या हो जाए, एक्सचेंज होता है, जिसमें लिगेंड ही एक्सचेंज हो जाए वो आपकी हो जाएगी कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। लाइक जैसे इसका एग्जांपल, जैसे PT, ये तो हो जाएगा CN होल 4 पहले वाला तो, और दूसरे वाला बन जाएगा PT -3 का होल 4। सर इसमें डिफरेंट क्या हुआ, दोनों देखने में तो सेम है। हाँ बहुत डिफरेंट है, जो पहले लिखा जाता है वो पॉजिटिव वाला होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो नेगेटिव वाला होता है। मैं कहूँगा यहाँ ये पॉजिटिव था और ये स्पेयर कैसा था, नेगेटिव स्पेयर था, और यहाँ ये वाला स्पेयर पॉजिटिव है, ये वाला स्पेयर नेगेटिव है। अब देखो लिगेंड एक्सचेंज हो गया दूसरे स्पेयर में, जो लिगेंड पॉजिटिव स्पेयर में था वो तो नेगेटिव स्पेयर वाले के पास चला गया, और जो लिगेंड नेगेटिव स्पेयर वाले के पास था वो कहाँ चला गया, पॉजिटिव स्फीयर वाले के पास। इससे जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा जो अगर आपको कहीं ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है तो वो आइसोमेरिज्म हो जाती है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। तो अभी तक हमने 4 टाइप की आइसोमेरिज्म देखी। पहली आइसोमेरिज्म कौन सी थी, फर्स्ट आयोनिक आइसोमेरिज्म समाविवता। दूसरी हमने कौन सी देखी थी, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वन जो हमने देखी हाइड्रेट के बाद वो है आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म, और लिंकेज के बाद में जो लास्ट हमने देखी है वो आइसोमेरिज्म आपके कोऑर्डिनेट। हाँ, सबसे पहला आयनिक में क्या होता है, आयन एक्सचेंज, आयनों की अदला बदली होती है, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, H2O का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मीन्स कहीं बाहर नहीं गया, ये अंदर था बाहर चला गया। लिंकेज आइसोमेरिज्म उनमें होती है जो बाइडेंटल लिगेंड होते हैं। दैट मीन्स हम उनमें भी बात करेंगे कौन से, एम्बीडेंटल लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, सॉरी मोनोडेंटल लिगेंड ही होते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसमें आपका लिगेंड एक्सचेंज होता है, लिगेंड एक्सचेंज होगा। इस आइसोमेरिज्म को कहते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। एक बार आप ट्राई करना, सारे के सारे बहुत सिंपल एग्जांपल दिए हुए। ज़्यादातर इनमें यही पूछा जाता है कि कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा, कहीं कभी कभार, ठीक है। अब उसके बाद में मैं कहूँगा कि मेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाएगा। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, त्रिविमीय समावेश। देखो वर्ड से समझ में आता है, त्रिविमीय समावेयता, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल 3D। दैट मीन्स हम कहें कि देखो ना तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेंज है, ना उसके स्ट्रक्चर में चेंज है, बट उसके 3D अरेंजमेंट में चेंज है। 3D अरेंजमेंट में अगर कहीं चेंज आ गया तो ऐसी आइसोमेरिज्म को मैं कहूँगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हमारे 2 पार्ट है। एक तो आपका ज्यामितीय समावेयता जिसे हम इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं, और दूसरा तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमर जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावेयता, प्रकाशिक समावेयता। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपके आता है सिस और ट्रांस बताना कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। सिस तुम जानते हो शायद ये ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड है जिसका मीन होता है समान, सेम साइड। सिस का मीन होता है समान दिशा में या सेम साइड, और ट्रांस का मीन होता है अपोजिट साइड, विपरीत दिशा। अगर कोई लिगेंड दूसरे लिगेंड को उठा करके अपोजिट साइड डायरेक्शन में डाल दे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांस, और अगर सेम साइड में रहे दोनों तो वो क्या हो जाएंगे आपके सिस आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कौन सा होगा। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि वो सिमेट्रिकल नहीं होने चाहिए, सममितीय, सिमेट्रिकल या सममितीय नहीं होने चाहिए। सर कैसे, लाइक अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर मैं देखूँ तो मैं अगर 20 से अगर कट करूँ तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी हमें आइडेंटिकल मिलेगी। हम बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, समद्विपार्श्विक, ठीक है। तो सिमेट्री नहीं होने चाहिए, अगर नहीं है दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव है। दूसरा सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए,
लाइक जैसे मैंने मेरा जैसे ये वन हैंड है, ये दूसरे हैंड पे सुपर इम्पोज ऐसे तो हो रहा है, ऐसा सुपर इम्पोज वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। अगर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। बाकी हम डिटेल में समझेंगे क्या होता है सुपर इम्पोज वगैरह। थर्ड में कह रहा हूँ कि अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, अगर हमने पीपीएल को एक सॉल्यूशन से गुजारा तो वो पीपीएल को घुमा देंगे, पीपीएल लाइट को पीपीएल को घुमा देंगे। और कौन सी डायरेक्शन में घुमाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। अगर उसने राइट साइड में घुमा दिया, मैंने बोला अगर लाइट को तुमने पास आउट किया, उसने लाइट को राइट साइड में कर दिया, क्योंकि डेक्स्ट्रो वर्ड है जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है राइट, दैट मीन्स राइट साइड में मूव करवा देना। और एल वर्ड है यहाँ लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी का मीन होता है लेफ्ट साइड में, दैट मीन्स एल मान सकते हो तुम, लेफ्ट में रोटेट करवा देगा तो वो एल फॉर्मेशन हो जाएगी। और 4 वहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी कायरल कार्बन होना चाहिए, पर सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ कायरल कार्बन कितनी नहीं होगी तो हम इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं तो इसकी सबसे ज़्यादा बातें होती, हाँ, बट हम यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। हम इन 3 टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे, सिमेट्री, सुपर इम्पोज, पीपीएल। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा हमारी यूज़फुल है वो सिमेट्री यूज़ करेंगे समझाने के लिए कि आइसोमेरिज्म कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर हम कल करेंगे। थैंक यू।